Hello, future nursing officers. I'm Rings, and I cracked NORCET 7, and currently I am a nursing officer in the AIMS, and I also selected in the RRB Kolkata, and also I got selected in the UPSC SIC exam also. So today I am here with an effective study plan for my NORCET 10 aspirants because I care about you all know na, and I want you to grow. I will not take much time, so please watch till the end. Somehow it will help you, I believe that. So first of all, for the NORCET 10 you have 4 months, round figure 4 months you have. 4 months is enough if you are at the 0 point. So if you think कि मैं अभी स्टार्ट नहीं किया, मैं अभी भी कन्फ्यूज हूँ, मैं NORCET 10 के लिए अपियर करूँ या ना करूँ, अभी भी सोच रहे हो, फिर भी आई एम हियर टू गाइड यू दैट अभी से स्टार्ट करो. अगर आप 4 मंथ्स कंसिस्टेंसी मेंटेन करके करोगे तो यू आर द नर्सिंग ऑफिसर इन द एम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मंथ्स को डिवाइड करो. फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर पे फोकस करना है. तो हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कौन सा सब्जेक्ट्स होता है, देयर आर 3 सब्जेक्ट्स फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, एक्चुअल बेसिक्स क्लियर करने के लिए जो होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एंड लास्ट वन इज द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. And the major subjects also, those 2 are the majors. You all know the major subjects like the fundamental, medical surgical, pediatric, psychiatric, community and obstetric gynecology. So फर्स्ट मंथ में 2 मेजर सब्जेक्ट्स को पिकअप करो, इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो अगर आप पर डे एक रूटीन मेंटेन करके, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आप पढ़ाई करोगे तो तब सोच के कुछ नहीं होगा, यू हैव टू वर्क ऑन इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोल दिया, उसके लिए ये पूरा 4 मंथ्स अगर आप 6 to 8 आवर्स, मिनिमम 6 आवर्स करना है, उसके ऊपर तो आप जितना हो सके अब से आप कर सकते हो. अगर आप वर्किंग हो, आप कोशिश करो कि 4 to 6 आवर करने के लिए. अगर आप वर्किंग ना हो तो मैं बोलूँगी थोड़ा ज़्यादा और पढ़ाई करो, क्योंकि अगर इस टाइम में आप ज़्यादा फोकस होकर पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में हो जाएगा, अच्छा वाला रैंक भी आ जाएगा, तो उसके बाद पूरा लाइफ सेट. सो 4 मंथ्स अगर आप पूरा आपका फोकस एक ही एग्जाम्स पे दोगे तो देन यू ऑलरेडी ऑन द वे टू बिकम अ नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स और एनी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट. फर्स्ट मंथ में आपको ध्यान देना है ओनली द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ऊपर. फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ऐसे सब्जेक्ट्स है, अभी इतना टफ भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 4 इयर्स, अगर आप GNM से हो 3 इयर्स, आप ऑलरेडी प्रैक्टिकली सब कुछ किया, प्रैक्टिकली ऑलरेडी डन एवरीथिंग. अगर आप वर्किंग हो तो आप डेली भी कर रहे हो, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग रिलेट करके करके, प्रैक्टिकल के साथ रिलेट करके करके अगर आप बेसिक्स क्लियर करोगे तो उसके लिए 1 वीक इज़ मोर देन इनफ. अगर आप, मैं जो बोला 6 आवर्स मिनिमम स्टडी मेंटेन करोगे तो इट्स इनफ. सो उसके लिए अगर आपके पास 2 बुक भी है, 2 बुक से भी आपका हो जाएगा. और 1 वीक में ऐसे नहीं कि 2 बुक में अलग अलग कुछ ऐसे लिखा होगा, थोड़ा इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, बट दोनों में तो कंटेंट तो मोस्ट ऑफ ऑल 70 to 80% तो सेम ही होता है. तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास इतना कंटेंट है तो मैं कैसे कवर अप करूँगी 1 वीक में. आपको ऐसे दिखना है कि एक ही सब्जेक्ट कवर अप करना है, आपके पास जितना कंटेंट मटेरियल है. मैं बोलूँगी कंटेंट मटेरियल थोड़ा स्पेसिफिक एंड कॉन्साइज रखो, इतना ज़्यादा नहीं करना है. सो उसके लिए जितना 2 बुक लो, और अगर आप कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हो तो उसका जो कंटेंट है तो वो भी आप वो एक ही वीक में करने का कोशिश करो. तो उसमें आपका MCQ भी उस वीक में ही करना है. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ थ्योरी करोगे, थ्योरी के साथ साथ जब MCQ भी साइमल्टेनियसली करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको ये पता चलेगा कि कहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है. एक आपका दिमाग में कौन सा एरिया में ज़्यादा फोकस करना है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा. और जो रैशनल होता है वो MCQ में, वो भी अगर आप क्लियर कर पाओगे तो पढ़ने का तरीका और भी सही होता है. सो डोंट स्किप द MCQ वाइल स्टार्टिंग द थ्योरी पोर्शन. सो 1 वीक में आपने किया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. देन आई विल टेल यू 3 वीक्स रखो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए. 3 वीक्स आपको देना है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. आप बोलोगे मैं तो 3 सब्जेक्ट्स बोला, बट एनाटॉमी फिजियोलॉजी को छोड़ दिया. सो एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो अगर आप सिस्टम स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप रेनल सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसके साथ साथ हर एक कॉम्पिटिटिव बुक में देखे रखा है उसका थोड़ा बहुत एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो जितना चाहिए. सो पहले उस सिस्टम का एनाटॉमी फिजियोलॉजी करो, उसके ऊपर उसके बाद उसका डिसऑर्डर्स करो. पूरा डिसऑर्डर्स का, हर एक डिजीज़ का पूरा एवरी डिटेल्स आपको करना है. जहाँ लगेगा कि ये मुझे याद नहीं रहता, ये थोड़ा गड़बड़ जैसा है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, सो वो वाला नोट डाउन करके रखो.
सब कुछ नहीं लिखना है, जो जो कन्फ्यूजिंग है, जो याद नहीं रहता वो वाला नोट डाउन करके और ऐसा भी जब MCQ भी कर रहे हो ना आप लोग, अब देखो जितना रिपीट्स क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो भी नोट करके रख सकते हो कि हाँ ये इतने बार आ गया है, वो भी अगर एक अच्छे से नोट करके रखोगे। अगर कोई क्वेश्चंस का रैशनल में आपको समझ में टाइम लगा तो वो भी रखो, क्योंकि वो फर्स्ट सेकेंड टाइम में आप वो समझ नहीं पाए हो तो वो भी आपको नोट्स करके रखना है। ऐसे करके साइमल्टेनियसली थ्योरी कर रहे हो, जब पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम ही आपको नोट्स बना के आगे बढ़ना है। सो ये भी आपको 3 वीक्स में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी कवर अप हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो और 1 वीक ले लो। ऐसे फ्रस्ट्रेटेड मत हो, क्योंकि यू आर इन द प्रिपरेशन फेज, यू हैव टू बी काम एंड कॉम्पोज। एंड एंग्जाइटी अगर आएगा तो आएगा, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर रहे हो, अगर आप रिपीटर्स हो और फ्रेशर्स हो, सबका ही स्ट्रेस होता ही है। बट मैं ऑलरेडी स्ट्रेस बूस्टर के लिए एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया, क्योंकि दिस इज़ ऐसे सोचो कि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। अगर आप रिपीटर्स भी हो तब भी आप सोचो कि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एंड दिस इज़ माय लास्ट टाइम। ऐसे मत सोचो कि पिछला जो लास्ट टाइम जो गलती किया उसके लिए फ्रस्ट्रेटेड होकर खुद के ऊपर गिल्ट जो हो गया वो हो गया। आपको पास्ट को भूलना है एंड आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। ऑल्सो द फेलियर्स ऑफ द एग्जाम से भी आपको मूव ऑन करना है। आपका जो पार्ट डे रूटीन होगा उसमें अगर आप 8 आवर्स पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें रखो आपका 4 आवर्स फॉर थ्योरी, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम आपको देना है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एक बार पढ़ाई कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट क्लियरिंग फेज में हो तो आपको 4 आवर्स उसके लिए रखना है। तो और 2 आवर्स रखो MCQ के लिए, तो 6 आवर्स हो गया आपका। एंड उसके बाद रखो 1 आवर फॉर जो नोट्स बनाया पूरा दिन में, जो रिवीजन पूरा एक दिन का जो थोड़ा सा क्विक रिवीजन। अगर आप टारगेट आई बुक देखोगे तो उसके एक सब्जेक्ट के पीछे पूरा क्विक रिवीजन करके दे के रखा है कि थोड़ा वो वाला भी करो। अगर 2 सिस्टम हो गया आपका तो 2 सिस्टम का थोड़ा बहुत रिकैपिचुलेशन कर लो। और अगर कुछ जगह में थोड़ा समझ में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था वो भी और एक बार देख लो, वो भी रिवीजन हो जाएगा। उसके लिए 1 आवर रखो और 1 आवर में 30 मिनट्स नॉन नर्सिंग के लिए रखो। नॉन नर्सिंग के लिए अभी तो आपको करंट अफेयर्स नहीं करना है, फिर भी जो जीके मैथ्स ये सब थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो। 30 मिनट्स उसमें जितना 1-2 टॉपिक पर डे देखना है। सो उसके बाद और जो फिर 30 मिनट्स होगा, आप थोड़ी जो टाइम बाउंड MCQs होता है, बुक से तो MCQ कर रहे हो, टाइम बाउंड MCQ होता है। अगर आप कोचिंग से कुछ टेस्ट सीरीज, जैसे टेस्ट सीरीज मतलब मैं फुल मॉक टेस्ट के बारे में कभी भी नहीं बोलूँगी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज जो होता है। अगर आप जो एरियाज आपका कंप्लीट हो गया है, जो सिस्टम आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, जो सब्जेक्ट आपका हो गया, उसके ऊपर आप और थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा टेस्ट होता है, शॉर्ट लेंथ टेस्ट, वो दे सकते हो। तो उसके लिए मेरे टेलीग्राम पे मैं पार्ट डे पोस्ट करती हूँ, तो वो वाला आप दे सकते हो। और संडे में तो फुल मॉक टेस्ट होता ही है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वो भी आप अपीयर कर सकते हो। मैं बोलूँगी अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो आप फुल मॉक टेस्ट अभी मत दो, वो आप जब आपका कंप्लीट हो जाएगा आप भी वो फ्री में वो एक्सेस आपको मिलेगा, आप वो भी दे सकते हो। क्योंकि वो तो मैं पोस्ट कर रही हूँ तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल पे ही रहता है, तो अगर जब भी फ्री टाइम आपको मिलेगा आप बाद में भी दे सकते हो, बट पहले आपको वो कंप्लीट करना है सिलेबस, नहीं तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगा जब मार्क्स कम आएगा। सो एक करके आगे बढ़ना है आपको। So 4 hours theory, 2 hours MCQ, 1 hour for recapitulation and all, and 30 minutes for non-nursing and 30 minutes for the time bound some MCQs, quiz, and that's all. आपका 8 आवर्स का एक फुल पैकेज हो गया ना। 8 आवर्स अगर पर डे मेंटेन कर सकते हो तो इट्स गुड, इट्स बेस्ट, और कुछ नहीं चाहिए होता है। क्योंकि आपके पास 4 मंथ्स टाइम है, तो 4 मंथ्स के लिए 8 आवर्स इट्स गुड। अगर आपके 2 महीने टाइम लगता है तो मैं बोलता 12 आवर्स स्टडी करो, क्योंकि सिलेबस भी ज़्यादा होता है। तो जब टाइम कम होता है तो आपको बहुत क्विक एक प्रिपरेशन बनाना पड़ता है, बट आपके पास अभी 4 मंथ्स टाइम है, इट्स वाइट गुड। सो फर्स्ट मंथ का हो गया। सेकेंड मंथ में आपको और जो मेजर सब्जेक्ट्स लाइक पेडियाट्रिक, साइकियाट्रिक, ऑब्सकाइनी एंड कम्युनिटी, 4 सब्जेक्ट को रखना है। एंड हर एक सब्जेक्ट्स का 1 वीक काफ़ी होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कर चुके हो, मतलब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इन फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ में आप पूरा मोस्ट ऑफ द पोर्शन आप कंप्लीट कर चुके हो। रह गया है थोड़ा बहुत माइनर सब्जेक्ट्स। थोड़ा बहुत माइनर सब्जेक्ट्स में आपको फार्माकोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, मैनेजमेंट, रिसर्च ये सब आएगा, बट जो कॉम्पिटिटिव बुक में जितना देके रखा है वही करो। उसके लिए पूरा माइनर सब्जेक्ट्स के लिए 1 वीक रखो एंड दैट्स इनफ। अगर आपको लगता है कि माइनर सब्जेक्ट्स के लिए बहुत कम टाइम दिया है, ऐसा नहीं है। 1 वीक्स पूरा सब कुछ पहले से नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और पेडियाट्रिक और ओबीजी कोई भी सब्जेक्ट अगर आप देखोगे कि एक डिजीज़ के लिए पूरा
पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें आपका उसका डाइट मतलब न्यूट्रिशन हो गया, उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट एवरीथिंग जो होता है, बायोकेमिस्ट्री आपका मोस्ट ऑफ द थिंग आपका हो जाएगा। और अगर उसमें उसका पैथोफिजियोलॉजी आप कर रहे हो तो उसका पैथोलॉजी भी हो गया, उसका ट्रीटमेंट जो मेडिकल ट्रीटमेंट आप कर रहे हो तो उसमें आपका फार्माकोलॉजी भी हो जाएगा। उसमें भी अलग से कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं करना होता है, तो वो पूरा एक बार देखने के लिए 1 वीक काफ़ी होता है। नेक्स्ट आता है जो 9 वीक्स के बाद और आपके पास और भी टाइम है 7 वीक्स। सो 7 वीक्स में वो जो 3 वीक्स रह गया 3rd मंथ का, उसमें पूरा सब्जेक्ट्स को, पूरा होल सिलेबस को और एक बार रिविजन मार लो। 21 डेज काफ़ी होता है क्योंकि ऑलरेडी आप अच्छे से स्लोली पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके एक एक सब्जेक्ट्स को टाइम लेके कंप्लीट किया। सो उसके लिए 20 डेज का जो रिविजन एक टाइमिंग दिया है, रिविजन मतलब थ्योरी, एमसीक्यू एंड जो आपका सेल्फ नोट्स एंड एवरीथिंग, पूरा आपको रिविजन 21 डेज पे ही करना है। तो उस टाइम अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो 8 to 10 आवर्स भी कर सकते हो। अगर आपके पास और भी टाइम है 10 to 12, 14 आवर्स भी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि दिस इज़ द मेन एंड वाइटल 4 months इन योर लाइफ। देन 3rd मंथ ओवर, 4 मंथ पे जाओ। 4 मंथ पे जो 15 डेज फर्स्ट 2 वीक्स उसमें और एक रिवीजन कर लो, तो 3rd रिवीजन हो जाएगा। 3 बार एक चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर 2 बुक से कर रहे हो तो मतलब 6 टाइम्स हो गया आपका। सो 15 लास्ट मंथ का 15 डेज आपने और एक रिवीजन कर लिया, उसमें तो और क्विक रिवीजन हो जाएगा क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स एक चीज़ को बार बार देख रहे हो, तो और एक हो जाएगा। और जो बेस्ट टाइम फॉर गिविंग द फुल मॉक टेस्ट वो आप कब से देख सकते हो पता है? 2nd मंथ के बाद, जब आप 3rd मंथ से एंटर कर रहे हो तो वीकली फुल मॉक टेस्ट दो, क्योंकि ऑलरेडी आप एक पूरा सिलेबस कंप्लीट किया 2 महीने में। सो आप 3rd मंथ से टेस्ट सीरीज पूरा फुल दे सकते हो, पर वीकली 1 या 2, एक ही काफ़ी होता है तो वो दो। लास्ट 15 डेज में भी मैं बोलूँगी और एक क्विक रिविजन करो, एंड उसमें आपको तो और भी एमसीक्यू पूरा तो नहीं करना है। एमसीक्यू जो जब फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो जो एमसीक्यू में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, जिसमें समझने में ज़्यादा टाइम लगा, तो वो वाला मार्क करके रखो। एमसीक्यू के लिए मैं बोलूँगी वो ही जो मार्क्ड एमसीक्यू है ऑलरेडी वो वाला क्विकली कंप्लीट करो। सो लास्ट वीक में जितना रिवीजन हो सके रिवीजन करो, सेल्फ नोट्स को अच्छे से रिवीजन करो, जो टफेस्ट पोर्शन था वो वाला और अच्छे से रिवाइज करो, और जो आपका नॉन नर्सिंग पोर्शन में इसमें ज़्यादा ध्यान दो। ज़्यादा बहुत करंट अफेयर्स करो, जो जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग, इसमें थोड़ा 1 आवर करो। 30 मिनट से इसका टाइम 1 आवर कर दो, और फुल मॉक टेस्ट इसमें दो। एटलीस्ट जो 15 डेज में 5 फुल मॉक टेस्ट देने का कोशिश करो, और जो गलती होगा वो वाला गलती को सुधारो, जिसमें आपको अगर जो पोर्शन में आपका मिस्टेक्स आएगा आपको भी पता चल जाएगा, तो उसमें रेक्टिफाई करने का कोशिश करो। वो जो लास्ट 15 डेज होगा उसमें कुछ नया मत ट्राई करो, कुछ नया बुक्स मत खरीदो। 3 महीने तक नया बहुत, अगर कुछ किसी से मिल रहा है, कुछ यूट्यूब चैनल से मिल रहा है, टेलीग्राम चैनल से मिल रहा है, कोचिंग से मिल रहा है, किसी क्वेश्चन कोई सॉल्व पेपर मिल गया, सब कुछ कर सकते हो 3 महीने में, क्योंकि वो आपका लर्निंग प्लस रिविजन फेज है। बट लास्ट मंथ इज फॉर ओनली फॉर द रिविजन, एंड लास्ट 15 डेज में तो कुछ भी नया मत ट्राई करो। दिस इज द बेस्ट ट्रिक आई अप्लाइड इन माई एवरी एग्जामिनेशन, एंड दैट्स वाई आई क्रैक्ट एवरी एग्जामिनेशन। एंड मोस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का ऐसे ही होता है, वो लोग लास्ट जो 15 डेज और 1 वीक होता है उसमें कुछ भी न्यू नहीं पढ़ाई करते। जो रिविजन आपका एक्यूरेसी को इतना ऊपर लेके जाएगा कि आपका सब नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा, पॉजिटिविटी आएगा, आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा, नेगेटिव मार्किंग पूरा कंट्रोल में आ जाएगा, आपका मार्क्स भी अच्छा होगा। सो दिस इज द 4 month स्टडी प्लान, जस्ट ट्राई दिस। ये बहुत हार्ड भी नहीं है, आप 8 आवर्स पढ़ाई कर सकते हो। सो ट्राई टू स्टिक ऑन दैट 8 आवर्स। अगर ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, बट डोंट सेट फॉर द मिनिमल। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड अगर किसी जगह पे आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन कमेंट। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। बाय बाय।